102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम का नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि चल रहा है आजकल और भारत के पास है इसकी अध्यक्षता और बहुत सी गतिविधियां जो कि लगातार हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है दुनिया में G20 से जुड़ा हुआ वो सब कुछ आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है स्वाति और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो चीज है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और बराबर से जुड़ी हुई है और वो है एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होती, एजुकेशन और भी बहुत कुछ होती है जिंदगी में कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सभी एजुकेशन है। लेकिन फिलहाल G20 के कंटेक्स्ट में एजुकेशन का क्या मतलब है उसके बारे में हम आज बात करेंगे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का, उसके बारे में। किसी ने कहा है कि एजुकेशन जो है वो फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर का पासपोर्ट होती है और आने वाला कल जो है ना वो उनका होता है जो उसकी तैयारी आज करते हैं। और दुनिया में हम सभी जानते हैं कि लगातार जनरेशन्स बदल जाती हैं और हर जनरेशन जो है अपने ज्ञान का योगदान जो है वो अपने पीछे छोड़कर जाती है, अपनी लेगेसी छोड़ के जाती है। जो कुछ भी वो जानते हैं, समझते हैं, वो सब अपनी अगली जनरेशन को सिखाकर जाते हैं, बताकर जाते हैं और इसी तरह से ये समाज, ये दुनिया जो है वो प्रोग्रेस करती है, लगातार आगे बढ़ती है। तो एजुकेशन जब इतना ज़रूरी हिस्सा है तो डेफिनेटली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की भी अपनी एक बहुत ही कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट जगह है। तो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के बारे में आज हम बात करेंगे किनसे, आइए आपको दें उनका परिचय। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी से जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर हैं साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी और ऑफ दिल्ली से। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैंने अपने सभी श्रोताओं को बताया कि एजुकेशन वर्किंग ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट ग्रुप है। तो G20 इंडिया की जब हम बात करें तो ये जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप है, पहली बात तो इसका काम क्या है और दूसरे G20 इंडिया के तहत जो इसका एजेंडा है वो क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो धारणा है उस धारणा के ही अनुरूप पूरी दुनिया को हम कुछ नया सिखा सकें, कुछ नया बता सकें, जो हमारी धरोहर है उससे सबको परिचित करा सकें, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के G20 में शिक्षा समूह का गठन हुआ जी। और अब तक इसकी 3 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी पहली बैठक चेन्नई में हुई, दूसरी पंजाब में हुई और तीसरी भुवनेश्वर में माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई। तो ये एक तरह से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उससे पूरी दुनिया का परिचय कराना। सिर्फ ये G20 कंट्रीज के साथ ही हम अपने विचारों को साझा नहीं कर रहे होंगे, हम पूरी दुनिया के साथ साझा कर रहे होंगे, क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी उसमें 80 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 30 देश शामिल हुए थे। 20 तो शिक्षा समूह ग्रुप के ही देश हैं, 10 जो है वो आमंत्रित देश थे और इसके अलावा तमाम जो संस्थाएं हैं वो अपनी भागीदारी करती हैं। तो एक तरह से ये साझा विश्व बनाने का, पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से आलोकित करने का भारत का एक अप्रतिम प्रयास है जिसमें हमारा यह शिक्षा समूह बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जी। इसके अलावा उसके उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिवनेस, इक्विटेबल, रेलेवेंस, क्वालिटी एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। अगर हम देखें तो शिक्षा जो है समावेशित सभी के लिए होनी चाहिए, समानता से होनी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए, बाजार में उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वह कहीं पीछे छूट ना जाए, ऐसी इसकी सोच है। और भारत का जो अनुभव है, आप देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, तमाम नव प्रयोग इसके साथ आए हैं, मोबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट बैंक की शुरुआत हुई है और आज हमारा विद्यार्थी चाहे वो 6 महीने भी पढ़े, चाहे साल भर भी पढ़े, तो उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि वो उसका लाभ ले सकता है। जो वो सेमेस्टर में क्रेडिट अर्न करेगा उसका जब भी वो अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहेगा तो उसका उपयोग कर सकेगा। और विदेशों से
जो बहुत बड़ी शिकायत रहती थी क्रेडिट अर्निंग की और उसके क्रेडिट ट्रांसफर की, वह सब भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है। जी, इंक्लूसिविटी के साथ साथ यूनिवर्सलाइजेशन और इस तरह से आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि उसके अपने कई सारे जो है फायदे हैं, लेकिन अब G20 इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या जगह रखती है और वो किस तरह से इस चर्चा में जो है वो शामिल होने वाली है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि एजुकेशन वर्किंग ग्रुप कर रहा है, और इस बारे में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी से, और हम जो है इस बारे में और भी जानकारी इनसे लेंगे। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विचारों का आदान प्रदान हो, साथ ही ज्ञान जो है ना वो भी पूरी तरह से एक्सेसिबल होना चाहिए। नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, या इस तरह की जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, उस पर किसी की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बात कर रहे हैं हम आज, और आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर ऑफ साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हैं, विचारों के आदान प्रदान की बात करें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन जो है वो भी आया था, हालांकि वो G20 से जुड़ा हुआ नहीं था। नहीं, बिल्कुल था, G20 बिल्कुल जुड़ा था। हाँ। जी, तो मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए प्लीज उसके बारे में। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर जी जैसन क्लेयर के साथ 21 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जी हिंदुस्तान आया, और उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री जी के साथ जी एक समझौता किया जिसमें तमाम जो प्रयोग हैं शिक्षा जगत के उनका आदान प्रदान हो सके और दूसरे से कोलैबोरेशंस हो सके। और उसकी पृष्ठभूमि बनी थी कि माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उसके ही उन्हीं के निमंत्रण पर ही ये डेलीगेशन हिंदुस्तान आया था जी। और उन्होंने उस G20 की जो हमारी होस्टशिप है उसका पूरा फायदा उठाया। और हम सौभाग्यशाली हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रूप में कि ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने हमारे एक कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो दक्षिण परिसर का ही कॉलेज है, उसको उन्होंने चुना, और वहाँ पर उनका पूरा डेलीगेशन आया। और उस पूरे डेलीगेशन में क्रिकेटर गिलक्रिस्ट भी थे जी, जो उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जी। और सिर्फ ये हल्का फुल्का क्रिकेट मैच खेलना या भाषण देने तक ही सीमित नहीं था जी। उनके सभी वाइस चांसलर्स, हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी के नेतृत्व में हमारे तमाम एकेडमिक्स वेंकटेश्वर कॉलेज में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे जी। हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया कि व्हाट ऑस्ट्रेलियंस आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग जी। और हमने उनसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय कर रहा है वो भी उनसे साझा किया। और उसी बातचीत में हम लोगों को जानकारी मिली कि अहमदाबाद की जो विस सिटी है वहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस खोलने के लिए भी समझौता किया है। और मैं आपसे ये जानकारी साझा करूं कि कोविड टाइम में जब पूरी दुनिया संघर्ष कर रही थी तो भारत ने अपने विद्यार्थियों का बखूबी ख्याल रखा। हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा संस्थानों ने बखूबी ध्यान रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां हमारा विद्यार्थी बहुत जाता है उनके रेवेन्यू में कमी आई जी। तो उन्होंने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में भी देखा है और उनकी कोशिश है कि जो हमारा युवा उनके यहाँ जाता है उसको वो फिर से अपने यहाँ ले जा सके और उनका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है, भारत सरकार की भी बड़ी प्रशंसनीय कोशिश है कि हम अपने यहाँ तमाम विदेशी विश्वविद्यालयों के जो 500 बड़े विश्वविद्यालय हैं उस ग्रुप से
उनके कैंपसेस को खोलने की अनुमति दें और हमारा जो विद्यार्थी बाहर जा करके बड़ी फीस खर्च करता है उसकी फीस में कटौती हो और वो अच्छी शिक्षा अपने देश में ही हासिल कर सके। जी, जहाँ तक G20 का सवाल है, इस शिक्षा समूह का सवाल है, देखिए विकसित राष्ट्र जो हैं उनके शिक्षा संस्थान निसंदेह बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनसे सीखने की हमें भी ज़रूरत है और हम चाहते भी हैं कि हमारे विश्वविद्यालय भी बहुत अच्छा करें और उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अच्छा करेंगे जी। लेकिन तमाम विकसित विकासशील देश हैं जिनको भारत बहुत कुछ दे सकता है और अभी पिछले वर्षों में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में बहुत कमी आई है। तो ये जो G20 का मंच है ये बहुत लाभकारी होने वाला है कि हमारे यहाँ तमाम बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम कौन कौन से कोर्सेज चला रहे हैं, कैसे उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे उनके नॉलेज सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो बहुत कुछ भारत दुनिया को देने की स्थिति में है। तो इस नाते ये बहुत खूबसूरत प्रयास है और दो उदाहरण मैं जरूर यहाँ देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत मशहूर लाइन है, बहुत पॉपुलर लाइन्स हैं, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। यानी जब हम शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका लाभ बहुत होता है पूरे समाज को। और बाबा साहब अंबेडकर तो कहा करते थे शिक्षा तो शेरनी का दूध है, इसको हर व्यक्ति को पीना चाहिए। क्या बात है। तो आप ये देखें कि हमारे महापुरुषों ने भी बहुत प्रयास किया है शिक्षा बढ़े और बहुत बड़ी लिगेसी रही है। हम नालंदा के योगदान को, जो वैश्विक योगदान था नालंदा का, उसकी विरासत को नहीं भूल सकते। तो बहुत बड़ा अवसर है यह G20 की अध्यक्षता, जिसका उपयोग भारत कर रहा है और पूरी दुनिया को इसका लाभ होने वाला है। भारत बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर रहा है हमेशा, और साथ ही साथ जब एक युवा भारत की बात हम करते हैं तो हम एजुकेशन टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा सोर्स भी हैं और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। और ये रेवेन्यू कलेक्शन की दृष्टि से नहीं, लेकिन एजुकेशन पाने की दृष्टि से, खासतौर पर ग्लोबल एजुकेशन पाने की दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि किया जा रहा है। और G20 के तहत जो है इस तरह के जो प्रयास हैं उन्हें और ज्यादा गति मिल सकती है। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पे। प्रोफेसर साहब ने अभी जिक्र किया कोविड का और कोविड के दौरान आने वाले एजुकेशनल गैप का। मैं सुनवाना चाहती हूँ आप सभी को कि संजय कुमार जो कि सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने इस विषय में क्या कहा। If there is going to be lifelong learning, and this is what is being talked about, that the present economy demands that you should have the ability to skill and then reskill as per the needs of the market. But then the precursor to all learning is foundational learning, because that is the place where you start. And that is why it is extremely important that we must have all our children in school. We have emerged from almost a long COVID-19 period. Our schools have been shut. I think there have been learning losses across the country. Every country has had learning losses. So we are also discussing how do we do things so as to plug that learning loss to make our children achievements better than what it has been in the past. अभी आपने सुना संजय कुमार जी को, जो कि सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इन्होंने कहा कि किस तरह से फाउंडेशनल लर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें जितने भी गैप्स आ गए हैं जिस भी वजह से उन्हें प्लग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चाहे स्कूल एजुकेशन की बात हो चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप है G20 का, उसकी जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं उससे होने वाले सभी पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो असर डालते हैं इन सभी के ऊपर। इसी विषय में हम आज बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो।
102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ और हमारे साथ हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं एंड ऑल्सो ही इज द डायरेक्टर ऑफ साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और इनसे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के बारे में। G20 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचती है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पे। और प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम सभी जानते हैं कि जो ब्रॉड थीम है हमारा G20 इंडिया का वो है वसुधैव कुटुंबकम। और शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो उसमें भी हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों थीम्स जो है, एजुकेशन जो है, वो हमारी थीम के साथ किस तरह से जुड़ती हैं? देखिए, ये थीम सिर्फ कहने की थीम नहीं है जी। ये थीम करने की थीम है और ये थीम दुनिया को एहसास दिलाने की थीम है। और मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूँ। कोविड काल में जी। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विश्व का नेतृत्व किया, जिस तरह से पूरी दुनिया को फ्री में वैक्सीन पहुंचाई, जी, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की जरूरतों का ध्यान रखा, बिल्कुल, वो बहुत बड़ा उदाहरण है वसुधैव कुटुंबकम का। और अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से उन्होंने तमाम राष्ट्रों की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा किया है, मोदी जी ने आगे बढ़ करके, भारत देश ने आगे बढ़ करके, तो उससे तो ये जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम का, वह बहुत हद तक स्थापित हो जाता है कि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, एक परिवार के रूप में देखते हैं। और आप ध्यान दें, जिस तरह से मोदी जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का काम किया है, आगे बढ़ करके आपदाओं में मदद करने का काम किया है, उससे भी लगता है कि एक पृथ्वी जो है, वह विचार भी भारत बहुत संजीदगी से लेता है और पूरी दुनिया को अपना मानता है और उसकी सेवा करता है। जी। और जब हम ये सब कर रहे होते हैं, भारत एक देश के रूप में कर रहा होता है, तो ये मान करके चलता है कि जो मानवता है उसका भविष्य भी साझा है। जी। अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, कष्ट में है, मैं अपने तात्कालिक पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य राष्ट्रों की भी बात कर रहा हूँ कि अगर अन्य देश दुखी हैं या उनके यहाँ उत्पादकता प्रभावित हो रही है, उनके यहाँ शिक्षा प्रभावित हो रही है, उनके विद्यार्थी पढ़ लिख नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये सबकी वैश्विक साझा जिम्मेदारी है। और भारत सौभाग्य से उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। और G20 शिक्षा समूह का भी यही उद्देश्य है कि हम हैंड होल्डिंग कर सकें। जो विकसित हैं, जो सफल प्रयोग हैं, उन सफल प्रयोगों को हम अपने कालखंड के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार अपने देश में लागू कर सकें। और जो हमारा अनुभव है, जो क्योंकि हम विकासशील राष्ट्र से आगे बढ़ रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा ही होने वाला है, ऐसी हमारी उम्मीद है। हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो ये सारे दायित्व पूरे करते हुए मुझे लगता है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का जो स्लोगन है वो भारत की आकांक्षा और विरासत दोनों के अनुरूप है। और हम आपके माध्यम से कह सकते हैं कि शिक्षा जगत में भी भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है, वो पूरी दुनिया को कुछ न कुछ देने वाली है। जी। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एजुकेशन की बात हो रही है G20 के संदर्भ में, तो एक कॉन्सेप्ट है टेक बेस्ड एजुकेशन का। तो हाल ही में मुझे सुनने को मिला डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो मैं चाहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए हमारे श्रोताओं को आप उसके बारे में भी बताएं। देखिए, अभी जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली विश्वविद्यालय इस विचार का भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है। और मैं एक सफलता आपके साथ साझा कर लूं, भारत सरकार के द्वारा पोषित समर्थ का एक प्रोजेक्ट है। और आज समर्थ की स्थिति है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय उस समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ही उनकी मॉनिटरिंग करता है। एक तरह से जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, उसकी शुरुआत बहुत सफलतापूर्वक हो चुकी है। और जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूजीसी ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बहुत आगे तक इस क्षेत्र में काम कर लिया है। सिर्फ अभी वह
यूनिट निर्धारित होनी बाकी है कि ये काम किसके हिस्से आएगा, कौन देखेगा, लेकिन ये बड़ा दूरगामी प्रभाव शिक्षा जगत पर डालने वाला है जी। उसका कारण मैं आपसे बताता हूँ। जिस तरह का हमारा देश है, जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को चाहिए, सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी बड़े विश्वविद्यालयों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते जी। संभव भी नहीं होता, कभी कभार आर्थिक स्थितियां भी ऐसी नहीं होती कि सभी बड़े शहरों में रह करके पढ़ सकें। तो ऐसी स्थिति में डिजिटलाइज्ड एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान शिक्षा जगत को मिलने वाला है। आप अगर ध्यान दें तो भारत सरकार की ही एक योजना है, निपुण भारत की योजना जी। स्वयं का एक पोर्टल चलता है जिसके माध्यम से हम पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं, क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। दीक्षा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार का चल रहा है। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका लाभ पूरे देश को मिल सकता है, और डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो प्रयोग है वो बहुत सार्थक प्रयोग है और पूरी दुनिया उससे लाभान्वित होने वाली है जी। डिजिटल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास जो है वो होने वाला है। डिजिटल इंडिया जो है वो वैसे भी अपने अलग अलग जो उपक्रम हैं उसके जो अलग अलग आयाम है, उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है इस समय डिजिटल इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है, और ना केवल तारीफ कर रही है, उससे बहुत कुछ सीख भी रही है। तो ऐसे में डिजिटल यूनिवर्सिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने जा रहा है। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के बारे में हम बात करें, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन आज की डेट में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई इसकी जो महत्ता है उसको समझता है, और एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के जो थीम्स हैं या जो एजेंडाज हैं, गोल्स हैं, उसके बारे में बताते हुए हमारे जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं के संजय मूर्ति जी, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाती हूँ। The research working group, it was, I think, universally accepted that there is a need to create a forum to ensure that universities, it could be G20 universities, to create a platform or a collaboration amongst them to ensure that you have more joint research happening amongst these institutions in the form of joint degrees or joint PhDs or exchange of students and faculty. That was a clear message that was given there, and I think in the next working group in Bhubaneswar and Pune, the outlines of how that framework will be done will be presented. जी हाँ, अभी आपने सुना कि किस तरह से जॉइंट एफर्ट्स की बात हो रही है, जॉइंट डिग्रीज की बात हो रही है, और ये सारी जो हैपनिंग्स है ना, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये सभी हमारे एजुकेशन सेक्टर को और खासकर हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली हैं। आगे आने वाले वक्त के लिए तैयारी आज आपको जो है आने वाले कल की आज ही करनी होती है, और मुझे लगता है ये वही तैयारी है जो कि हमारा एजुकेशन वर्किंग ग्रुप कर रहा है। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। एजुकेशन के बारे में बातचीत हम जारी रखेंगे, आप सुनते रहिए FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और निशा आ गई हैं लेकर हमारे लिए इस हफ्ते की ताज़ा अपडेट। आइए जानते हैं कि उनके पास आज हमें बताने के लिए क्या है। Hi, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. Starting from 1st December 2022, the G20 presidency of India has witnessed 41 cities, 28 states and union territories, 12,000 plus representatives, 111 nationalities and 7,000 artists. Keeping the pace alive, the second Health Working Group meeting was held at Goa with the 3 priorities identified under the G20 Health Track: health emergencies prevention, preparedness and response, strengthening cooperation in pharmaceutical sector with focus on access and availability to safe, effective, quality and affordable medical countermeasures, digital health innovations and solutions to aid universal health coverage and improve healthcare services delivery. At the event, Union Health Minister Shri Mansukh Mandaviya says, देश में आज 9,500 से अधिक जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं और चीपर रेट में मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। उसके बारे में विस्तृत डेलीगेट्स ने इंफॉर्मेशन ली और चाहा कि ये सिस्टम, ये स्कीम, इट्स अ वेरी यूजफुल टू मिडिल क्लास पीपल्स, पुअर पीपल्स, उसको उपयोगी होने वाली स्कीम है। हम अपनी कंट्री में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। उसके लिए
उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान, इंडिया हमें मदद करे, और हमने भी विश्व को कहा है इस टाइप की फार्मेसी आप अपनी कंट्री में चालू करना चाहते हैं तो भारत सरकार हर संभव मदद करे। Let's listen to the views of the delegate from the Health Ministry from Indonesia about India's G20 presidency. We were really thrilled as the Troika as well, how India decided to continue with the priority issues, what G20 Indonesia presidency did, and before that Italy presidency in the past 2 years. So it has been amazing, especially after we faced the COVID-19 pandemic. Now we learn how it's important to build like a stronger global health architecture, and we want to pursue and make this global medical countermeasures platform to happen as soon as possible so we can create a better place not only for us but for the children after us. Meanwhile, the 4th edition of Space Economy Leaders Meet was held at Shillong in Meghalaya. The Union Minister, Dr. Jitendra Singh, in his keynote address, says that India is one of the very few countries who have built end-to-end capability in space, and as a result, there is a huge demand for space-based services which have huge commercial potential. Also, the 2nd Digital Economy Working Group meeting took place at Hyderabad. The issues like sustainable green digital infrastructure, challenges and opportunities were discussed on this platform. Other main areas like telecom infrastructure, green telecommunication and importance of circular economy in e-waste management, digital inclusiveness, connecting the unconnected were also put across the session. Well, time now to listen to the experiences of a few delegates about India's G20 presidency. It's a great experience to be here in India. This is very conducive to fruitful discussion. Amazing. We had a good meetings. Seriously humbling experience. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू निशा फॉर द अपडेट्स। और अब बात करते हैं वापस एक बार फिर से प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इनसे मैं जानना चाहूँगी कि सर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं तो उसमें अब हम जानते हैं कि एक काफ़ी सारे चेंजेस जो हमने लेकर आए हैं और साथ ही हम ग्लोबल साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो क्या एनएपी एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हम जो है वो पेश करने जा रहे हैं? देखिए, आपके माध्यम से कुछ बातें मैं जरूर साझा करना चाहूँगा। वैश्विक राजनीति में G20 का महत्व बहुत बढ़ने वाला है, और G20 का ही नहीं, ग्लोबल साउथ का भी बहुत महत्व बढ़ने वाला है जी। यूनाइटेड नेशंस की तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने वजूद को खो रही हैं जी, और इस नाते G20 का एक ऐसा दायरा हमको मिला जिसमें तमाम विकसित और अविकसित राष्ट्र शामिल हैं। लेकिन आप देखेंगे तो पूरी दुनिया का 85% इकोनॉमी यहाँ जीडीपी का ये G20 ग्रुप कंट्रोल करते हैं जी। तो एक नाते बहुत बड़ा महत्वपूर्ण G20 का रोल फ्यूचर पॉलिटिक्स में, वैश्विक राजनीति में रहने वाला है। ग्लोबल साउथ की संख्या आप देखें तो 77-78 कंट्रीज उसमें आती हैं, और तमाम उसमें विकासशील राष्ट्र हैं जी, और हैंड होल्डिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है उन राष्ट्रों को जी। कुछ राष्ट्रों की सफलता की कहानियां बहुत अच्छी हैं, उनकी सफलताएं बहुत अनुकरणीय हैं, लेकिन तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जो आज भी दूसरों की तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं कि उनको मदद मिले जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा योगदान जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है डीकोलोनाइजेशन, यानी शिक्षा का औपनिवेशीकरण। हमारी शिक्षा नीति कहीं न कहीं पश्चिम से प्रभावित रही है, यूरोप से प्रभावित रही है। बिल्कुल उस प्रभाव से मुक्त होने का समय आया है। और अगर हम लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 संकल्पों को याद करें तो उन 5 संकल्पों में डीकोलोनाइजेशन जो है वो एक संकल्प के रूप में है। तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी विरासत पर मान करे, अपनी मातृभाषा का मान करे, और जो स्थानीय
विषय हैं, स्थानीय ज़रूरतें हैं, जो उनको लोकल हीरोज हैं, उन पर भी मान करे। तो एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रबोध को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रही है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हम पूरी दुनिया को भी सिखाते हैं। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो हम धीरे धीरे सफलता की इबारत लिखने जा रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है कि जो हमारी सफलताएं हैं, जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनसे दुनिया सीख सके। जी, तो प्रोफेसर साहब, ये जो इतना शेयरिंग हो रहा है, इतना मंथन हो रहा है और इतनी चर्चाएं हो रही हैं, अगर अंत में बात ये आ जाती है कि अंत में जो हमारे स्टूडेंट्स, और खासकर जब इट्स अ यंग इंडिया, तो हमारे स्टूडेंट्स की जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में ये G20 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाता है? देखिए, बहुत लाभप्रद है। G20 की अध्यक्षता हमारे पास 2023 में आई है जी। लेकिन इसके पहले ही आप देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आकर के अपने परिसर की स्थापना कर सकते हैं, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ अपनी डिग्रीज का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जी। तो उन सबको देखते हुए एक बहुत बड़ा अवसर भारत के विद्यार्थियों के लिए भी है कि उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है जी। वो तमाम सुविधाएं उन्हें देश में हासिल होंगी और G20 के माध्यम से वो सुविधाएं हमको हासिल हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे साझा किया कि ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर के नेतृत्व में उनके तमाम विश्वविद्यालय की 21 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर भारत में आए थे और उन्होंने मार्च के ही प्रथम सप्ताह में अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में 2 यूनिवर्सिटीज का MOU साइन किया जिससे रिसर्च एंड कोलैबोरेशंस को बढ़ाया जा सके। जी, रिसर्च एंड कोलैबोरेशंस को बढ़ाया जा सके, लेकिन हमारा जो समय है ना वो और नहीं बढ़ सकेगा प्रोफेसर साहब। लेकिन आपने बहुत ही ज्ञान की बातें हमें जो है वो बताई और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। और ये एजुकेशन वर्किंग ग्रुप जो है, इसकी 3री बैठक जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। तो निगाह रखिए आप लोग भी G20 की होने वाली गतिविधियों पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ता है। प्रोफेसर साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमने बात की प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी से, डायरेक्टर ऑफ साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट है, और साथ ही इन्होंने आज हमें बहुत सी बातें बताई G20 इंडिया के तहत एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के बारे में। और इसी के साथ मिशन G20 से जुड़ी जानकारी पर आज यही विराम लगाते हैं। आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।